नमस्कार दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे सोइल साइंस का संपूर्ण निचोड़ कि सोइल साइंस से रिलेटेड जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो आज अपन यहाँ पर एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो फॉर एग्जांपल जेट, आईसीआर, बीएचयू, स्वेट्स, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AAO, IBPS, MP UAT एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, MP मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर ऑफिसर, संपूर्ण यहाँ तक कि RS लेवल तक जो सोइल साइंस के क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो यहाँ पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ सोइल साइंस में यहाँ से इन्हीं जो 100 क्वेश्चन आज आपको मैं MCQ करवाने वाला हूँ, इनसे बाहर आपके नहीं जाते। सोइल साइंस के अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चन अपने पुटअप होते हैं। जेट में भी आते हैं, BHU में भी आते हैं, ICR में भी आते हैं, तो इनसे लगभग बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बाहर चला जाए, लेकिन संभावना यही है कि यही क्वेश्चन क्या होते हैं, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा गाइज हमारा, राजस्थान का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल क्षारीय एवं लवणीय मृदा से ग्रसित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10.6 लाख हेक्टेयर। दोस्तों जस्ट क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 और जेट 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोइल को जो अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सोइल का जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्यतः 8 भागों में डिवाइड किया गया है और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन है। दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो अम्लीय मृदा मैंने आपको पढ़ा दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूना। चूना का सूत्र क्या होता है? CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये सुपरवाइजर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, पेडोलॉजी। लॉजी आ रहा है तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पेडोलॉजी के जनक कौन है? तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने पेडोलॉजी का जो फादर था वो मैंने आपको बता दिया था। तो सीधे से तौर पर बात करें तो पेडोलॉजी में अपन मृदा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये सुपरवाइजर 2013 में आया हुआ है। इसके अलावा मृदा की प्राकृतिक अवस्था का, मृदा का वर्गीकरण और मृदा की उत्पत्ति का इसमें क्या करते हैं अपन? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ सॉइल वाले पार्ट में, मृदा के संगठन में मैंने आपको बताया था, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। 25% जल, 25% वायु, 45% मिनरल्स मैटर एंड 5% था उसमें ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप तीनों क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं। ऑर्गेनिक मैटर था 5%, CO2 की मात्रा थी 0.3% और ऑर्गेनिक मैटर था मिनरल्स मैटर था 45%। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे हुए क्वेश्चन है तीनों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसीट्स, फिर कवक और लास्ट में अन्य। तो इसके जस्ट सामने मैंने लिखा हुआ है बक, BAK। तो B4 हो गया बैक्टीरिया, A4 हो गया एक्टिनोमाइसीट्स और K4 हो गया कवक। तो मृदा में सूक्ष्म जीव टू बक, कुछ भी बक, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है क्ले कणों का आकार होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ISSS पद्धति के अनुसार मृदा के कणों को हमने 4 भागों में विभाजित किया था, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्ले। क्ले वाला क्वेश्चन ये सदाबहार क्वेश्चन है दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये कहाँ से पूछा हुआ है? BHU 2015 में पूछा हुआ है और राइट आंसर क्या होगा? 0.002 ml से कम। ओके गाइस,
10वां क्वेश्चन है मृदा में केशिकीय जल किस वायुदाब पर होता है। तो सोइल वाटर का अलग से हमने एक डिस्कस किया था इस पर कि सोइल वाटर क्या है, इसकी संपूर्ण इंफॉर्मेशन हमने देखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0.33 टू 31 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर, और ये सुपरवाइजर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो गया 11वां क्वेश्चन, पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन है, वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। गाइस मिट्टी शोधन, मिट्टी को शुद्ध रूप से बनाने के लिए जो अपन केमिकल यूज में लेते हैं वो कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका राइट आंसर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये सुपरवाइजर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12वां, बंजर भूमि के संवर्धन, संरक्षण और उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो वो की गई थी 1985 में, और ये सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों बंजर भूमि वो होती है जिसमें खेती कम से कम की जा सकती है, वहाँ पर पानी की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा होती है। कह सकते हैं कि वहाँ पर पानी की कमी होती है। सीधे तौर पर कहें तो वहाँ पर शुष्क खेती होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, और ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14, अम्लीय मृदा बनने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो राइट आंसर क्या होगा, अधिक वर्षा। ए बराबर ए मैंने आपको बताया था, ऐसे हो गया अम्लीय मृदा और ऐसे हो गया अधिक वर्षा, ठीक है दोस्तों। और ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 15वां, भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो वो मिट्टी कौन सी होगी, एलुवियल। कौन सी होगी, एलुवियल। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, भूमि समतुल्यांक, इसको शॉर्टकट में कहते हैं LER, किसका निर्धारण बिंदु है। तो होगा मिश्रित खेती, और ये सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय मृदा में किस फल की खेती सुगमता से की जाती है। तो अभी मैंने बताया ए बराबर ए अम्लीय वर्षा, ए बराबर ए अम्लीय वर्षा अम्लीय मृदा में अमरूद की खेती सुगमता से करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए सुपरवाइजर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और MPUAT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है 18 क्वेश्चन, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना था। मतलब अपन जो जल की जो संरक्षण करते हैं, उसका बचाव करते हैं, इकट्ठा करते हैं जल, उसका अधिनियम कब लागू हुआ था। वो 1964 में लागू हुआ था। और ये सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 19, पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक मैटर की प्रतिशतता होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा 0.1%। और होना कितना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर 5% से अबाव होना चाहिए, तभी भूमि कैसी होगी, उपजाऊ होगी, उसमें अपन खेती बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि प्रोडक्शन अच्छा होगा। और ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 20, राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल क्षारीय एवं लवणीय मृदा से ग्रसित है। तो वो होगा 10.6 लाख हेक्टेयर। और ये MPUAT एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 21, कौन सा कारक त्वरित मृदा अपरदन वायुजनित नहीं है। वायुजनित अपरदन, दोस्तों यहाँ पर बात करें कि जो कटाव होता है, जल शरण होता है, एक वायु शरण होता है। तो जल शरण तो वहाँ पर होगा जहाँ पर पानी अधिक होगा, वायु शरण वहाँ पर होगा जहाँ पर जल की कमी होगी। तो राजस्थान में कौन सा होता है, राजस्थान में होता है वायु शरण, क्योंकि राजस्थान कैसा है, एक शुष्क प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा अवनालिका, और इसे क्या कहते हैं, बोपरा की नस। ये दो प्रकार से था, एक था इसमें बौछार, उछलन, परत, रिल, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की थी। फिर नेक्स्ट 22, क्षारीय भूमि को, ये भी सदाबहार क्वेश्चन है दोस्तों, क्षारीय भूमि को सुधारने हेतु सबसे उपयुक्त हरी खाद की फसल है। तो वो होगी सिसबेनिया एकुलेटा। और वो कौन से, ढेंचा का बोटनिकल नेम है सिसबेनिया एकुलेटा।
फिर है 23 में है एक मृदा का स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम, कण घनत्व 2.65 ग्राम पर सीसी स्क्वायर, तो रंध्रावकाश प्रतिशत होगा। ये मृदा के कण होते हैं, एक स्थूल घनत्व होता है, एक कण घनत्व होता है, दोनों का मान दिया हुआ है। तो रंध्रावकाश का परसेंटाइल कितना होगा 43.4%। और ये जेट 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 24 है दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु क्षरण रोकने के लिए उपयुक्त घास है, और वो होगी सेवण घास। दोस्तों घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होगा। और सेवण घास का बॉटनिकल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है लेसिरस सिंडिकस, और ये जेट 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 25, निम्न में से जल अपर्दन से संबंधित है, तो वो होगा, अब जल अपर्दन कहाँ पर होगा, जहाँ पर पानी होगा, और जल से क्या बनती है, बूंद बनती है, तो बूंद अपर्दन हो गया। जेट 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 26, राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है, तो वो होगी एल्फीसोल्स, और ये जेट 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 27, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपर्दन का रूप नहीं है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, इसने पूछा है नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी, उच्छलन, क्योंकि उच्छलन किस में होती है, वायु क्षरण से होती है। उच्छलन में मृदा के कण एक स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर जाते हैं। नेक्स्ट है 28, मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज़्यादा होती है, तो फसल बढ़वार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह मृदा कौन सी कहलाती है, तो वह मृदा होती है लवणीय मृदा, सेलाइन सोइल, और ये जेट 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों क्रांतिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें अपन पौधे को पूर्ण रूप से यदि अपन उसमें पानी ना दें तो प्रोडक्शन में क्या होती है, भारी कमी होती है। नेक्स्ट है 29, सदाबहार क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही चोखा, बड़ा ही चोखा घना शानदार। 29 क्वेश्चन है, अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जा सकता है, चूना। फिर देखो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लगभग यही था। जेट 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर एमपी मध्य प्रदेश 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, चूना। चूने का सूत्र क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 30 क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य में वायु क्षरण सबसे कम होगा, तो अभी मैंने बताया कि वायु क्षरण सबसे कम कहाँ पर होगा, जहाँ पर जल अधिक होगा। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर क्या है, बर्फ ही बर्फ है, पानी अधिक है, तो वहाँ पर वायु क्षरण न होकर वहाँ पर कौन सा होगा, जल क्षरण। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, और जेट 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट है 31, राजस्थान की मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो राजस्थान में रेत ही रेत है, तो रेगिस्तानी मिट्टी होगी राइट आंसर, और ये जेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 32, pH ग्रेटर देन 8.5 EC इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विद्युत चालकता लेस देन 4.0 डेसिबल पर मीटर। फिर पूछा इसने ESP विनिमयशील सोडियम की मात्रा, वो है 15 से कम, वह मृदा कौन सी कहलाती है। ये वाला लेक्चर मैंने आपको बता दिया लवणीय क्षारीय मृदा में, और ये जेट 2011 और जेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, लवणीय मृदा, सेलाइन सोइल। यहाँ पर आगे देख भी सकते हो, मैंने इसको सोल्व करवा रखा है। फिर है 33, फसलों के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो वो कौन सी होगी, दोमट मिट्टी। सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, दोमट मिट्टी, और इसका pH मान होता है दोस्तों 6.5 से 7.5। जेट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है नेक्स्ट है 34, लवणीय मृदाओं की होती है, जेट 2013 में पूछा हुआ है, और राइट आंसर होगा विद्युत चालकता लेस देन 4 DC, या कह सकते हैं डेसिबल पर मिनट।
और पीएच होगा 8.5 से कम और ESP 15 से कम। ठीक है दोस्तों, लवणीय क्षारीय USA की पद्धति के अनुसार था, ये मैंने आपको बता दिया। फिर है 35, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का मृदा अपरदन मुख्य समस्या है। तो ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, तो पानी की कमी होगी। पानी की कमी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैसा एरेशन होगा, कैसा क्षरण होगा, वायु क्षरण होगा। नेक्स्ट है 36, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मृदा ऑर्डर पाया जाता है। तो भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनसेप्टी सोल वाला ऑर्डर पाया जाता है और ये जेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 37, किस किस्म की मृदा में बड़े पोर या बड़े स्पेस पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सोइल वाले लेक्चर में कि बलुई मृदा के कण मोटे होते हैं, मोटे होने के कारण उनके मध्य स्पेस अधिक होता है और स्पेस अधिक होने के कारण ही रंध्रों की संख्या भी क्या होती है, कम। तो राइट आंसर क्या होगा, बलुई मिट्टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 38, बलुई दोमट मृदा में निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, सीधे इस क्वेश्चन में आंसर है बलुई मिट्टी पूछी है तो उसमें किस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी, बालू की ज़्यादा होगी, रेत की ज़्यादा होगी, किसकी होगी, बालू। तो राइट आंसर क्या होगा, बालू। और ये जेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 39, पर्याप्त मात्रा और उचित अनुपात में पोषक तत्वों को आपूर्ति करने की मृदा निहित क्षमता कहलाती है। वो होगा राइट आंसर सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल उर्वरक, सॉइल फर्टिलाइजर भी इसको कह सकते हैं। और ये ICAR 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 40, फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, अम्लीय मृदाओं को किससे सुधारा जा सकता है। चूना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये ICAR 2012 और ICAR 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों 41, किस परास्पर पौधे द्वारा मृदा जल शोषित किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉइल वाटर के 2 क्वेश्चन आए हैं मोस्ट। तो यहाँ पर देखिए 0 से 15 बार तनाव, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा, 0 से 50 बार तनाव। और ये ICAR 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 0 to 15। फिर है 42, बढ़ते हुए आकार के क्रम में व्यवस्थित मृदा कण की श्रृंखला इनमें से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मृतिका, तलछट और बलुआ, सैंड, सिल्ट और क्ले। देखो शुद्ध हिंदी में इसने दे दिया इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सैंड है, फिर सिल्ट है और फिर क्ले है, मृतिका, तलछट और बलुआ। और ये ICAR 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 43, मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ फसल क्रम है। तो कौन सा होगा, मूंगफली और गेहूं। मूंगफली क्यों दी इसने फसल चक्कर में, क्योंकि फसल चक्कर क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन, फसलों को हेर फेर कर बोना। और फसल चक्र में हमेशा हम दलहनी फसलों को लेते हैं। क्यों, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो लाभदायक होता है और वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो मृदा को कैसे बनाता है, उपजाऊ बनाता है। और उपजाऊ बनाएगा तो मृदा कैसी होगी, उपजाऊ होगी, इसलिए जो प्रोडक्शन होगा वो हमें अच्छा प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 44, मृदा की नमी को नापने का उपकरण है। इसने यंत्र पूछा है दोस्तों। तो नमी से रिलेटेड जो भी यंत्र पूछे ना उसका राइट आंसर होगा टेंसियोमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये ICAR 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 45, सर्वाधिक उत्पादक मृदाओं का pH परास है। तो सर्वाधिक उत्पादक, अभी हमने बात की थी दोमट मृदा की। तो दोस्तों दोमट मृदा का जो pH मान होता है ना वो 6.5 से 7.5 एवरेज होता है, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया सोइल कौन सी होती है, दोमट मृदा ही होती है। तो उसका pH मान होता है 6 to 8। ठीक, फिर है 46, मृदा का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मृदा का लाल रंग, ध्यान रखना लाल रंग पूछे ना तो उसमें आयरन की अधिकता होगी, लोहे की अधिकता होगी, तभी उसका रंग कैसा होता है, लाल। तत्व पूछे तो लोहा आएगा,
ठीक है। और कारण पूछे तो हेमेटाइट आ जाएगा राइट आंसर। और हमेशा ब्लैक सोइल, ब्लैक जो काली मृदाएं होती है उन काली मृदाओं का रंग ऑर्गेनिक मैटर के कारण होता है, और लाल रंग लोहे के कारण होता है। ल से लाल, ल से लोहा, ल से लाल रंग, ल से लोहा। डाउट क्लियर। फिर है 47, केटाइन विनिमय क्षमता अधिक होती है। तो मोंट मोरिलोनाइट मृदाएं होती है उनकी केटाइन विनिमय क्षमता अधिक होती है। और ये ICAR 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 48, मृदा में लेटराइजेशन किसके संचय द्वारा होता है। तो एक तो लोहा है और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इन दोनों के कारण मृदा का संचय होता है, और ICAR 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 49, मृदा pH बढ़ने पर उपलब्धता बढ़ती है। तो मैंने बताया था आपको कि जब मृदा pH बढ़ती है तो ये पोषक तत्व बढ़ते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनकी उपलब्धता क्या होती है? बढ़ती है जब pH मान बढ़ेगा। इसका मतलब क्षारीय मृदाओं का pH बढ़ता है और अम्लीय मृदाओं का pH थोड़ा घटता है। 7 से अधिक मृदाएं क्षारीय होती है, 7 से कम अम्लीय होती है। तो अधिक होगा तो इसका मतलब ये क्षारीय मृदाओं में या क्षारीय ये तत्व है। ICAR 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15, बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्षारीय मृदाओं को किसकी सहायता से सुधारा जा सकता है? वो होगा जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। लिख लेना CaSO4.2H2O। काफ़ी बार जिप्सम का सूत्र भी पूछ लेता है CaSO4.2H2O। और जिप्सम में वो कैल्शियम और सल्फर की मात्रा भी पूछ लेता है। तो लिख सकते हो दोस्तों, कैल्शियम की मात्रा होती है 29.2%, ये कैल्शियम की मात्रा है। और सल्फर की मात्रा होती है इसमें 21%, 16 से 18 भी होती है, और काफ़ी बार एग्जाम में 18 ना देकर 21 भी पूछा हुआ है। तो 16 से 18 इसमें एवरेज सल्फर की मात्रा होती है। अब देखो ICAR 2006 में पूछा हुआ है, ICAR 2009 में पूछा हुआ है, और ICAR 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और सदाबहार भी है, तभी तो इतनी बार पूछा है। फिर 51, मृदा कणों सापेक्षिक अनुपातों तथा मृदा कणों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। मृदा गठन या मृदा संरचना। तो सैंड सिल्ट क्ले के आपेक्षिक क्रम को अपन ने क्या कहा था दोस्तों? मैंने आपको सोइल वाली लेक्चर में बताया था। तो वही चीज़ क्या है? मृदा का गठन। ठीक है, और ये ICAR 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर 52, किन मृदाओं का गठन सबसे हाल ही में हुआ है? तो वो है एंटीसोल। ये ICAR 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है 53, तलछट के गुण। सैंड सिल्ट, सिल्ट मृदाओं को तलछट कहते हैं। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, तलछट मृदाएं कौन सी होती है? सिल्ट मृदाएं। ये गुण किसके मध्यवर्ती होते हैं? तो ब्लू और चीला इनके मध्य होते हैं, और ये ICAR 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 54, वह मृदा जो 15% से अधिक विनिमयशील सोडियम से संतृप्त होती है, वो मृदा कौन सी होती है? क्षारीय मृदा, बेसिक सोइल। और ये ICAR 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 55, वर्टिसोल मृदाओं का काला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों अभी हमने बात की थी, ऊपर जो मृदा का रंग था लाल, वो हेमेटाइट के कारण था। तत्व की बात करें तो लोहा। यहाँ पर पूछा इसने काला रंग, तो काला रंग कैसे काला और कैसे कार्बनिक अम्ल? कैसे काला कैसे कार्बनिक अम्ल? ल से लाल, ल से लोहा। डाउट क्लियर। फिर 56, वर्मी कल्चर किसका अध्ययन है? सभी को पता होगा, केचुआ। ICAR 2008 और 9 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर 57, काली कपास मृदाओं में किसकी कमी होती है? तो काली कपास मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये ICAR 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 58, मृदा की किस अवस्था में अधिकांश फसलों की खेती की उपयुक्त स्थिति का बोध होता है? तो वो है भुरभुरापन। यह ICAR 2008 में पूछा हुआ है। फिर है 59, अक्षीय कलिकाओं पर अल्पता के लक्षण किसके कारण होते हैं? तो अल्पता की लक्षण, अक्षीय कलिका मतलब है कि सबसे ऊपर, ठीक है ना, सबसे ऊपर की जो कलिकाएं होती है, जो कलिकाएं निकलती है, शाखाएं
उन पर जो कमी के जो लक्षण है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो वो है बोरोन। ठीक है दोस्तों, ये ICAR 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर 60, पानी द्वारा मृदा क्षरण की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? परत क्षरण। तो मैंने आपको बताया था बौछार, परत, रिल और अवनालिका, ये 4 परतें होती है। और जल क्षरण की तो ये 4 होती है, परत, रिल, अवनालिका। ठीक है, रिल और अवनालिका। उसी तरह जो वायु क्षरण है उसकी 3 होती है, निलंबन, उच्छलन और सतह सर्पण। ठीक है दोस्तों, ये ICAR WO 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 61, ऊंची लवण सहनशील किस फसल की है? वो है चुकंदर, बीटा वल्गेरिस। चुकंदर का बोटनिकल नेम है बीटा वल्गेरिस। और ऊंचा लवणशील सहनशील किस फसल की होती है? ऊंची लवण सहन, जो लवण को सहन कर सकती है, वो है चुकंदर। और ये WO 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सदाबहार क्वेश्चन, मृदा क्ले कणों का व्यास होता है तो लेस देन 0.002 mm। सबसे लास्ट वाली जो मृदा थी, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्ले। तो ये देखो काफी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। WO 2011, AO 2011 और ICAR नेट एग्रो 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 63, pH कहाँ सबसे ज़्यादा होगा और विद्युत चालकता सबसे कहाँ होगी कम? वो होगी 1 पर तो क्या होती है सबसे ज़्यादा pH, और विद्युत चालकता सबसे कम होती है 8 पर। तो राइट आंसर क्या होगा? 1:8। WO एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 64, सेकंड फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। मृदा विज्ञान की शाखा जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वर्णन से है, उसे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ये WO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर 65, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन से, सोलम शब्द से मिलकर बना है, लैटिन भाषा का। और ये WO 2010 और AO 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर 66, माउंट मोरिलोनाइट क्ले में सिलिका और एल्यूमिनियम परतों का क्रमशः अनुपात होता है, तो 2:1 होता है। सिलिका 2% होती है और एल्यूमिनियम 1% होता है। ये WO 2010 और AO 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है नेक्स्ट 67, मृदा में आंतरिक संतुलित पोषण प्रदान करने की क्षमता को कहते हैं, तो वह सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। आंतरिक संतुलित पोषण मतलब अंदर जो पोषण प्रदान करती है मृदा में, वो क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता। और ये WO 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 68, किस मृदा की अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है? तो चिकनी मृदा की प्रतिरोधक क्षमता होती है, क्योंकि वो पानी को काफ़ी दिनों तक रोकने की कैपेसिटी होती है उसमें। और ये WO 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 69, सिल्ट मृदा में, फिर सदाबहार क्वेश्चन आ गया। सिल्ट मृदा में मृदा कणों का आकार होता है तो 0.02 mm से 0.002 mm के मध्य। और ये WO 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों USA की जो प्रणाली थी, कौन सी? लवणीय मृदा, लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। एक आता है ISSS पद्धति में, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्ले। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर है 70, लवणीय मृदा का pH होता है तो 7 से अधिक होगा pH मान और 8.5 से कम होगा। ये WO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है 71, सोडियम युक्त मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है तो कैल्शियम मिलाकर अपन सोडियम युक्त मतलब क्षारीय मृदाओं का सुधार किससे करते हैं? जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2। मतलब कैल्शियम काम क्या करेगा? कैल्शियम काम करेगा जो क्षारीय मृदा में सोडियम है उसको भगाएगा कि सोडियम तेरा कोई काम नहीं है, कैल्शियम मैं आ गया हूँ यहाँ पर, सिर्फ मेरा काम है। तो कैल्शियम मिलाकर उसको अपन कम कर देंगे या फिर भूमि को उपजाऊ बना देंगे। ये WO 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर 72, भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मृदाओं में सबसे कमी किस सूक्ष्म पोषक, यहाँ पर देखो सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा है, इसने डायरेक्ट पोषक तत्व नहीं पूछा, इसने पूछा सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो कौन सा होगा? जिंक। तो WO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 73, क्षारीय मृदाओं का pH मान होता है 8.5 से अधिक। सीधी सी बात है, क्षारीय मृदाओं का pH मान 7 से अधिक होता है। ये पूछा है MP मध्य प्रदेश विलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर 2012 में। फिर है 74, ऊषर भूमि सुधार में इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का। फिर है 75, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किस मृदा में किया जाता है? तो अम्लीय मृदा में। सीधी सी बात है।
ये आईसीआर नेट एग्रो 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर 76 अम्लीय मृदाएं वे मृदाएं होती है जिनका पीएच मान होता है, सीधी सी बात है, 7 से कम होगा वो अम्लीय मृदा, 7 से अधिक होगा वो क्षारीय मृदा। ये देखिए आईसीआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एमपी फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है 77 किस खाद में पौधे के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? FIM फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद एक ऐसी खाद है जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, या फिर कहें कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो 17, तो वो सभी 17 पोषक तत्व किसमें उपस्थित होते हैं? लगभग FIM में। यह आईसीआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है 78 मृदा संरचना संबंधित है मिट्टी के कणों के विन्यास को, मतलब सोइल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके किस रूप में जो कण है वो व्यवस्थित है, वही क्या है? सोइल स्ट्रक्चर। फिर है 79 काली कपासीय मृदा में प्रचुर होता है माउंट मोरिनोलाइट, अनुपात 2:1 होता है। फिर है 80 अल्पतम भू परिष्करण प्रक्रिया द्वारा फसल को उगाना क्या कहलाता है? अल्पतम मतलब बिल्कुल कम, और यहाँ पर पूछा है इसने शून्य भू परिष्करण मतलब जीरो टिलेज। भू परिष्करण के पिता कौन है? जेथरो टुल। और खरपतवार के भी जनक कौन है? जेथरो टुल। तो इसने पूछा है अल्पतम भू परिष्करण प्रक्रिया द्वारा फसल को उगाना क्या कहलाता है? शून्य भू परिष्करण। फिर 81 पडलिंग या लेवा लगाना क्यों करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? पानी के निक्षालन को कम करने हेतु, खरपतवार को नष्ट करने हेतु और मृदा को समतल एवं पुलवेराइज करने हेतु। मतलब निक्षालन का मतलब होगा जो लीचिंग की क्रिया होती है वो कम से कम हो, क्योंकि लीचिंग की क्रिया होगी तो पोषक तत्व पानी के साथ घुलकर नीचे या गहराई में चले जाते हैं, तो पडलिंग इसलिए करते हैं, मतलब पाटा लगाना, सीधी सी बात है। फिर है 82 लवण सहनशील फसल होगी लोबिया। सिस्बेनिया एक्युलेटा एक ढेंचा हरी खाद थी, लेकिन ये क्या है? लोबिया, ये भी हरी खाद में आती है, ये लवण को कम करती है लोबिया। फिर है ये लेग्यूमिनेसी कुल की है बच्चों। फिर 83 स्थायी मलानी बिंदु पर भूमि में उपलब्ध पानी का तनाव है, वो होगा 15 ATM। फिर होगा 84 मृदा कणाकार है, सामने लिखा हुआ है आंसर, भूमि के कणों से संबंधित अनुपात। फिर 85 भूमि वायु है, तो राइट आंसर सामने लिखा हुआ है भूमि रंध्रावकाश एवं वायुमंडल में CO2 व O2 का गैस का एक्सचेंजेबल, ठीक है ना, CO2 और O2 गैस होती है वो बदलती रहती है। फिर 86 भूमि का घनत्व किस गुण से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? भौतिक गुण। 87 होगा डिस्क हल का टिल्ट कोण सामान्यतः कितना होता है? तो 20 डिग्री, मतलब डिस्क हल जो हल होता है उसका जो कोण है, नीचे वाली जो भूमि में वो अपन उसको धंसाते हैं तो उसका जो कोण होता है वो 20 डिग्री होता है, और देसी हल का होता है वो 85 होता है, 45 होता है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर है 88 अपवहन संग्रहण किन इलाकों में तालाब खोदकर लाभप्रद तरीके से किया जा सकता है? ये मैदानी क्षेत्रों में कर सकते हैं, और ये RS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोबारा देख लीजिए 88 अपवहन संग्रहण किन इलाकों में तालाब खोदकर लाभप्रद तरीके से किया जा सकता है? तो तालाब अपन कहाँ पर खोदेंगे? जहाँ पर समतल मैदान होंगे, जहाँ पर ऊंचे नीचे मैदान हो, ऊंचे नीचे जो जमीन होगी वहाँ पर तो अपन तालाब बना ही नहीं सकते। नेक्स्ट है 89 सीमा पट्टी सिंचाई विधि में मध्यम बलुई मृदा हेतु सुरक्षित भूमि डाल है, तो होगा 0.2 से 0.4%, और ये भी RS में 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 90 पानी के सांद्र बहाव से मृदा कणों की पृथक व परिवहन को कहते हैं। तो पानी के सांद्र बहाव से मृदा कणों की पृथक, मतलब मृदा कण क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं, उनका क्षरण हो रहा है, तो वो क्या होगा? अवनालिका, मतलब यहाँ पर नाले पड़ गए। पानी का जब बहाव तेज आता है तो क्या पड़ जाते हैं दोस्तों? आपने देखा होगा खेत के चारों नाले पड़ जाते हैं, तो वो क्या होगा? अवनालिका अपर्दन, और ये RS 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है नेक्स्ट 91 अधिक मृदा के कारण उच्च विस्तार के संकुचन होने से जिन मृदाओं की जुताई करना मुश्किल होता है उन्हें वर्गीकृत करते हैं, तो वो होगा वर्टिसोल। वर्टिसोल मृदाएं वो होती है जो पहाड़ी क्षेत्रों के पास में होती है, जिनमें कंकड़ पत्थर वगैरह ज़्यादा होते हैं, और ये भी RS 2011 में दोस्तों देख सकते हो सोइल से कितने क्वेश्चन आए हुए। 2011 में रेगुलर 5 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। फिर है 92 जल प्लवन होने पर मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। जल प्लवन, प्लवन का मतलब होगा खेत में पानी भर गया, तो फास्फोरस क्या काम करता है?
श्वसन की क्रिया काम करता है और पौधे को एक सहारा जो प्रदान करता है। तो बढ़ती किसकी उपलब्धता, फास्फोरस की, और ये भी आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु पाइराइट का जिप्सम तुल्यांक होगा तो 0.19, और ये भी आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप देख सकते हो आरएस में पूछे हुए क्वेश्चन 3 तो ये हो गए और 3 हो गए दोस्तों ये ऊपर वाले, तो 6 क्वेश्चन एक साथ पूछे हुए हैं। फिर है 94, मृदा में सबसे अधिक संख्या में कौन से सूक्ष्म जीव है, तो बैक्टीरिया होंगे, सीधी सी बात होगी। फिर है 95, जल कटाव के प्रथम रूप का नाम है, तो बौछार। मैंने अभी बताया जल शरण की 4 अवस्थाएं थी, बौछार, परत, रिल और अवनालिका। तो फर्स्ट कौन सी होगी, बौछार, और लास्ट कौन सी होगी, अवनालिका। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है 96, ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट करेंगे, सीधी सी बात। ऊसर भूमि अपन किसको कहते हैं, ऊसर भूमि कहते हैं लवणीय क्षारीय मृदाओं को ऊसर भूमि कहते हैं, और ये आरएस 2011 और एओ 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है 97, एक सामान्य मृदा की बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी क्या होती है, 1.33 ग्राम पर सीसी, और ये आरएस में पूछा हुआ है। एक पार्टिकल डेंसिटी होती है, सामने लिखा हुआ है दोस्तों, बल्क डेंसिटी होती है और एक पार्टिकल डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी होती है 1.33 और पार्टिकल डेंसिटी होती है इसकी डबल 2.66। ठीक है दोस्तों। फिर 98, मृदा के प्रमुख अंग है, तो मृदा के प्रमुख हवा, पानी और खनिज। ये 2011 आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 आरएस लेवल में देखिए कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ से, और यही क्वेश्चन छोटे एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं। फिर है 99, बिजाई से भारी वर्षा के कारण खेत में अस्थायी तौर पर पानी भरने नुकसान से फसल को बचाया जा सकता है, तो मेड़ पर फसल बोने से क्या होगा, कटाव नहीं होगा, इसलिए मेड़ पर हमेशा फसल बोनी चाहिए। और ये एओ 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है 100, ऊंची लवण सहनशील किस फसल की है, तो चुकंदर की। ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, बीटा वल्गेरिस, एओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 101, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पुस्तक किसने लिखी, तो एनसी ब्रेडी नामक साइंटिस्ट था, उसने ये बुक लिखी थी। 102, पीएच कहाँ सबसे ज़्यादा होगा और इसी सबसे कहाँ कम होगी, तो क्षारीय मृदाओं में ऑब्वियसली यदि आप सारणी आपको याद है दोस्तों, तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है एग्जाम में, वो सही हो जाएगा, वो मैंने बता दिया आपको। फिर है 103, अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, और एक अमोनियम। ध्यान रखना पौधे अधिकतर, सीधा 2 प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों, इसको नोट भी कर लेना, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन में नाइट्रेट और अमोनिया दोनों आ जाए तो क्या होगा, नाइट्रेट। और पूछे कि जल भराव वाली फसलों में नाइट्रोजन पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो अमोनिया के रूप में। और डायरेक्ट 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड टाइप है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, अमोनियम, नाइट्रेट, दोनों, कोई नहीं तो दोनों। को डाउट क्लियर। फिर है 104, फिर क्वेश्चन पुटअप हो गया पेडोलॉजी का। फिर है 105, मृदा क्षरण का सबसे बड़ा कारण जल क्षरण होता है, ये भी देखो एमपी स्टेट फॉरेस्ट में पूछा हुआ। 16 है, निम्न में से कौन सी फसल अधिक लवण सहनशील, अभी जो होर्डिगम वल्गैर, और ये एमपी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है 107, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये मृदा जीवाणु, ये बैक्टीरिया का नाम है जो लाभदायक जीवाणु है, और ये 2011 में पूछा हुआ है। फिर है 108, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, तो मूल पदार्थ और पैतृक पदार्थ, पेरेंटियल मटेरियल, और ये आईसीआर 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 109, निलंबन क्षरण में कणों का आकार होता है, तो मैंने अभी बताया था आपको जल क्षरण और वायु क्षरण। जल क्षरण की 4 अवस्थाएं थी, बौछार, परत, रिल और अवनालिका। उसी प्रकार वायु क्षरण की 3 अवस्थाएं होती है, निलंबन, उछलन और सतह सर्पण। तो निलंबन का है इसमें 0.1 mm से कम, और ये IBPS 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है 110, सफेद क्षारीय मृदा किसको कहते हैं, तो लवणीय मृदाओं, नमक, लूण, और लूण का रंग कैसा होता है भाई, सफेद, तो कह दिया सफेद ऊसर। लवणीय क्षारीय मृदाओं को ऊसर कहते हैं, तो कह दिया सफेद क्षारीय मृदा।
और ये BHU 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये हमने बात की सोइल साइंस का निचोड़ हमने निकाल लिया कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको सोइल साइंस के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को वीडियो आपको